बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 11 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बाद भी शहर की बिजली अब भी बंद है। ज़राए के मुताबिक गुड्डू से जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन में खराबी। लेस्को के 132 केवी के 153 ग्रिड स्टेशन बिजली से महरूम हैं। ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट में राब्ता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पूरा लेस्को रीजन बिजली से ही महरूम है। आपको आगाह किया जा रहा है लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है, जो कि 11 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बाद भी शहर की बिजली बंद है। आपको अपडेट किया जा रहा है जो कि मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन होने की वजह से बिजली बहाल अब तक ना हो सकी और बिजली के बड़े ब्रेकडाउन ने NTDC की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया और इदारा बिजली बहाली का वक्त भी बताने से कासिर है। बहाली के लिए मज़ीद 7 से 8 घंटे लगने का भी इम्कान है, ये बताया जा रहा है, जबकि ब्रेकडाउन के वक्त प्रोटेक्शन सिस्टम ने काम नहीं किया और प्रोटेक्शन सिस्टम ने रिस्पॉन्स ना देने के बायस बड़ा ब्रेकडाउन किया। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि NTDC ने ताहाल ब्रेकडाउन की वजूहात अभी तक नहीं बताई। लेस्को रीजन को बंद हुए 9 घंटे से जायद हो गए और तरबेला और मंगला पावर प्लांट को चलाने के लिए 2 कोशिशें नाकाम हुई। गुड्डू से जामशोरो तक जाने वाली NTDC में खराबी पैदा हुई और खराबी से बिजली की तरसील में भी तादुल आया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। 11 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी शहर की बिजली बंद है। ज़राए के मुताबिक गुड्डू से जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई। लेस्को के 132 केवी के 153 ग्रिड स्टेशन बिजली से महरूम हैं। और नाजरीन, बिजली ब्रेकडाउन के बाद मुल्क की मईशत को 80 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक बिजली बंद होने से सरकारी और निजी अमूर मुतासिर हुए। मवासिलाती, कमर्शियल और ज़राई सरगर्मियाँ बंद हैं। पावर सिस्टम ताहाल बहाल ना हो सका। फ्यूल की खपत भी बढ़ गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली ब्रेकडाउन का बड़ा मामला है और 8 घंटों में मुल्की मईशत को जो है 80 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ है। ज़राए का कहना है कि बिजली बंद होने से रियासत और हुकूमत के अमूर जो है वो बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। शहरी इक़्तिदार सेक्रेटेरिएट में सरगर्मियाँ जो है वो मुतासर रही हैं। बिजली ब्रेकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी काम मुतासर हुआ है। ज़राए का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर में 20 अरब रुपए से ज़ायद के आर्डर मुतासर हो चुके हैं। 6000 मेगावाट बिजली मुसलसल 8 घंटे से सिस्टम से गायब है। ज़राए का कहना है कि मुल्क भर में जनरल इंडस्ट्री 80% जो है वो बंद रही है। कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं जो वो भी बंद हैं और फ्यूल की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मवासलात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है और इंटरनेट सर्विस मुतासर और मोबाइल टावर का काम भी बहुत ज़्यादा मुतासर रहा है। पावर सिस्टम जो है वो ताहाल बहाल ना हो सका है और अवाम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हॉस्पिटलों की इमरजेंसियाँ और इंडोर वार्ड और आउटडोर भी मुतासर हुए हैं, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से जो है वो बिजली गायब है और हॉस्पिटलों के जनरेटर जो हैं वो गर्म होकर बंद होना शुरू हो गए हैं। और बड़े पैमाने पे जो हॉस्पिटल का जो जनरेटर है उसके फ्यूल की वजह से जो है वो बजट जो है वो बढ़ गया है। और जिनके पास, छोटे हॉस्पिटल के पास जनरेटर नहीं है या एक जनरेटर है, वहाँ पे बिजली जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से मरीज भी इस शदीद बिजली के जो शटडाउन है इसकी वजह से वो परेशानी का शिकार है। और आज होने वाले जो ऑपरेशन थे वो भी बहुत हद तक जो है वो मुतासर हुए हैं और बड़े अस्पतालों में जो है वो ऑपरेशन जो है ज़्यादा तादाद में मुलतवी किए गए हैं। जी अच्छा सज्जाद, ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कुछ टाइम लिमिट दी गई है कि कब तक जो है वो बिजली बहाल हो जाएगी? जी, हमारे जो ज़राए हैं उनका तो यही कहना है कि अभी तक उनको जो है ये इस फॉल्ट की जो है जिस वजह से ये पैदा हुआ है बिजली की तफसील में उसको समझ नहीं आ सकी है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि मुल्तान के एरियाज और इलाका के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब में कुछ इलाकों के अंदर जो है वो शहरों के अंदर जो है वो बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि रात 12 बजे से बाद तक उम्मीद की जा रही है कि बिजली की जो है वो तफसील जो है वो बेहतर हो जाएगी। जी
अच्छा, लाहौर जो है वो पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है और इतने बड़े शहर में पूरे शहर की बिजली बंद होना, क्या 132 में से अब तक कुछ भी ग्रिड स्टेशन बहाल नहीं किए जा सके ताकि कुछ कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो चल सकें? जी बिल्कुल नहीं, सेंट्रल पंजाब के अंदर तो कहीं भी जो है वो बिजली का जो है वो इतलात नहीं आ रही हैं कि कहीं पे बहाल की जाए, और जबकि हुकूमत की तरफ से भी किसी किस्म की ऐसी कोई तसल्ली नहीं दिलाई जा रही है, ना कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। जो इंजीनियर हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमें जो है वो असल फॉल्ट की तरफ जो है वो हम अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, जिसकी वजह से अभी हम किसी किस्म का जो है वो टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं। जी अच्छा सज्जाद, लास्ट ईयर भी सर्दियों में यही बहरान पैदा हुआ था, बिजली 24 घंटे के लिए बंद की गई थी और अब दोबारा ये सिस्टम आ चुका है, तो कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती कि ताकि इसको कवर किया जा सके और 24 घंटे के लिए बिजली ना बहाल हो? बिल्कुल ये बात ठीक है, ये कोई 1-2 मिनट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से 1-2 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान की जो है वो बिजली गायब हो गई है। इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है, और इसके बाद जो है मॉनिटरिंग के अलावा जो है इसको कितनी देर में हंगामी सतह पर इसको जो है वो फॉलो किया गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो कनेक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता कट होता रहा है इलाका वाइज, और सूबों वाइज भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती रही है। एकदम जो है ये अगर एक ही वक्त में कहा जाए तो पाकिस्तान की पूरी बिजली बंद नहीं हुई, बल्कि 7:30 से लेके 7 बजे से लेके 6:45 से लेके ये बिजली का निज़ाम शुरू हुआ तो 7:30 बजे तक जो है वो बेशतर इलाकों की जो है वो शहरों की और सूबों की बिजली बंद हो चुकी थी। बल्कि ज़राए का ये कहना है कि ये सिलसिला ठीक है, अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से कि कब तक बिजली जो है वो बहाल हो जाएगी। सज्जाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिजली का शटडाउन, लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का पहिया भी रुक गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के पास कोई भी बैकअप इंतजाम न होने का इंकशाफ। शटडाउन के बायस ट्रेन के स्टेशन पर मुसाफिरों का दाखिला बंद कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। बिजली का शटडाउन सरकारी इदारों की नाकिस हिकमत अमली आया हो गई। बिजली की सप्लाई न होने के बायस ओरियंट ट्रेन का पहिया जाम हो गया। कई घंटे ओरियंट ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही, मुसाफिर परेशानी का शिकार रहे। ओरियंट ट्रेन को चलाने के लिए कोई बैकअप इंतजाम न होने का इंकशाफ। ओरियंट ट्रेन को बिजली की सप्लाई देने के लिए 8 ग्रिड स्टेशन तामीर किए जाने थे। ओरियंट ट्रेन के लिए सिर्फ 6 ग्रिड स्टेशन तामीर किए गए, 2 फाल न हो सके। बिजली का शटडाउन होने से ऑपरेशनल ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। ओरियंट ट्रेन बंद होने से मुसाफिरों का ओरियंट ट्रेन पर दाखिला बंद कर दिया गया। ट्रेन में सवार मुसाफिरों को भी स्टेशन से बाहिफाजत बाहर निकाल दिया गया। जीएम ऑपरेशंस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अजीज शाह कहते हैं ओरियंट ट्रेन को जनरेटर पर चलाने से अखराजात में इजाफा होगा। लेस्को को ग्रिड स्टेशन फाल करने की इस्तदा की गई है। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। बिजली का बड़ा शटडाउन, एलाइड महकमों के काम ठप होकर रहेगा। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स के कंप्यूटर बंद होने से शहरी सहूलियात से महरूम रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। बिजली के शटडाउन से सरकारी उमूर भी शदीद मुतासिर। शहर की 274 यूनियन काउंसिल से शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी रुक गई। नादरा और यूनियन काउंसिल्स का राबिता मुनक़ते रहा। 274 यूनियन काउंसिल्स में निकाह, तलाक और पैदाइश के सर्टिफिकेट जारी न हुए। शहरी कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए परेशान रहे। ज़िला इंतजामिया हुकाम का कहना था कि जनरेटर की सहूलत से इंतहाई जरूरी काम मुकम्मल किए गए। दीगर दफ्तरी दस्तावेजात का अमल इल्तवा का शिकार हो गया। बिजली के शटडाउन ने इदारों की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। सिग्नल्स बंद होने से शहर में ट्रैफिक बेहंगम हो गई। स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। के बासियों को बिजली के बड़े ब्रेकडाउन का सामना। बिजली का ब्रेकडाउन होने से शहर के तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने और वार्डन मौजूद न होने से ट्रैफिक शुतर बेमुहार हो गई। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी में खलल हाल होने लगा। बिजली की बचत करने में इदारों की नाअहली सामने आ गई। शाहराहों पर लगी सरकारी तनसीबात को शमसी तवानाई पर मुंतकिल न किया जा सका। गुज़श्ता 3 माली साल में स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा शामिल था। रवां माली साल के बजट में एलडीए और टीपा ने सोलर पैनल के लिए फंड्स ही न रखे। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सोलर पैनल के मंसूबे को शामिल किया जाएगा। टीपा ने सोलर पर मुंतकिल करने से मुतालिक स्टडी मुकम्मल कर ली है। हुकूमत की फंडिंग से शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू किया जाएगा। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज।
अहम खबर आपको दें कि पंजाब में एक बार फिर आईजी पंजाब की तब्दीली होने का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब की तैनाती की समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक एडिशनल आईजी मोटरवेज डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम आईजी पंजाब के लिए भिजवाया गया है। आईजी पंजाब की तैनाती के बाद दीगर अजला में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगी। जी हां, आपको बता रहे हैं निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब की तैनाती की समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी, जो कि ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि एडिशनल आईजी मोटरवेज डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम आईजी पंजाब के लिए भिजवाया गया है। आईजी पंजाब की तैनाती के बाद दीगर अजला में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगी। आपको अपडेट किया जा रहा है जो कि पंजाब में एक बार फिर से आईजी के तब्दील होने का इम्कान सामने आया है। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एडिशनल आईजी मोटरवेज डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम आईजी पंजाब के लिए भिजवाया गया है। आईजी पंजाब की तैनाती के बाद दीगर अजला में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पंजाब में एक बार फिर आईजी के तब्दील होने का इम्कान है और निगरान हुकूमत ने आईजी पंजाब की तैनाती की समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का बड़ा फैसला, ज़ीरो रूट लेने से इनकार, सरकारी प्रोटोकॉल भी लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला कहते हैं कि अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करूँगा। जी बिल्कुल, आपको बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का बड़ा फैसला सामने आया है। ज़ीरो रूट लेने से इनकार, सरकारी प्रोटोकॉल भी लेने से इनकार कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करूंगा। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बड़ा फैसला करते हुए तमाम पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम को आगाह कर दिया है कि वो ज़ीरो रूट नहीं लेंगे। ज़ीरो रूट लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लिया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम जारी किए कि वो अपनी गाड़ी और अपना पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे और तमाम अखराजात अपनी जेब से करेंगे। अगर देखा जाए तो ज़ीरो रूट उसे कहा जाता है कि अगर इन्होंने ऑफिस से या सिविल सेक्रेटेरिएट जाना हो तो तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और 10 से 20 मिनट तक जो हमने माजी में देखा कि वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है जब तक वज़ीर आला का प्रोटोकॉल नहीं गुजरता। ये ज़ीरो रूट अब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह तौर पे अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने जब गवर्नर हाउस से हेल्प लेने के बाद निकले तो उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लिया था और ये एक वाहिद मिसाल सामने आई है। माजी में हमने देखा कि वज़ीर आला जो भी होते थे वो प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियां, रिहाइश और दीगर जो है वो सरकारी जो है वो इस्तेमाल करते थे और फंड का बेतरेक इस्तेमाल करते थे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ये बड़ा फैसला लिया। उनका ये कहना है कि अखराजात के कंट्रोल करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे, अखराजात कम किए जाएंगे और सरकारी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और अपनी जेब से जो अखराजात आएंगे अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, अपना पेट्रोल इस्तेमाल किया जाएगा और ज़ीरो रूट भी नहीं लगेगा। ये वाज़ह तौर पे मुतलका पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी हुकाम को आगाह कर दिया है। जबकि जो मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी होगी जिसमें एक शख्स उनके साथ होगा वो उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद होगा और इसके वाले से एक अच्छी और वाज़ेह और बड़ी मिसाल सामने आई है जिसकी ये तवक्को भी इनसे की जा रही है। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमा को मुशावरती इजलास जारी है। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के खिलाफ कल अदालत में पटिशन दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मुशावरत हुई है जिसमें निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया और कल इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। साथ ही साथ निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा और कल तहरीक इंसाफ इस हवाले से अदालत में पिटीशन दायर करेगी। गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर भी इजलास के शुरा ने इज़हार तशवीश किया और कहा कि गवर्नर आइन के आर्टिकल 105 की सब क्लॉज 3 के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और अभी तक जो है वो इंतखाब की तारीख जारी नहीं की गई। इस मौका पर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत की कि कल जो एहतजाज है में पार्टी कारकुनों की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए और लीगल टीम जो है इस मामले को आला अदलिया में चैलेंज करे। ठीक है, शुक्रिया लियाकत अली। अवामी रिक्शा यूनियन की जमान पार्क के बाहर इमरान खान के हक में रैली। पार्टी परचम उठाए रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर पहुंच गई। रैली के बाद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। इसी बारे में जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत अली, आगाह कीजिएगा एहतजाज के बारे में।
लियाकत अली से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान के घर के बाहर रिक्शा यूनियन की रैली के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई। शहरियों को जमान पार्क से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहाजगाह के बाहर रिक्शा यूनियन की रैली है। रिक्शा यूनियन की रैली के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को जमान पार्क से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इससे कबल भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रहाजगाह के बाहर मुख्तलिफ रैलियाँ होती हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर में नए शुरू होने वाले मंसूबों पर खतरे की तलवार लटकने लगी। परवेज इलाही दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार ही नहीं। एलडीए ने मंसूबे के लिए तारीखें बढ़ाना भी शुरू कर दी। शहर में नए शुरू होने वाले मंसूबों पर खतरे की तलवार लटकने लगी है, जो कि परवेज इलाही दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ही तैयार नहीं किए गए। एलडीए ने मंसूबे के लिए तारीखें बढ़ाना भी शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, जो कि शहर में नए शुरू होने वाले मंसूबों पर खतरे की घंटी बज गई है और परवेज इलाही दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ही तैयार नहीं हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में नए शुरू होने वाले मंसूबों पर ख़तरे की तलवार लटकने लगी। परवेज़ इलाही दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ही तैयार नहीं। एलडीए ने मंसूबे के लिए तारीखें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में सियासी बहरान के बाद तामीराती मंसूबे भी इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। शहर में नए शुरू होने वाले मंसूबों पर ख़तरे की तलवार लटकने लगी है। परवेज़ इलाही दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ही तैयार नहीं हैं। एलडीए ने मंसूबे के लिए तारीखें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि जिन मंसूबों को परवेज़ इलाही के दौर में इफ्तिताह किया गया था और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स ने तैयार करने के लिए हामी नहीं भरी और एलडीए ने मंसूबे के लिए तारीखें बढ़ाना भी शुरू कर दी हैं। कब मंसूबे मुकम्मल होंगे उनके लिए एलडीए की जानिब से तारीखें भी आगे बढ़ाई जा रही हैं और परवेज़ इलाही दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार नहीं हैं। एलडीए ने मंसूबे के लिए तारीखें बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में तामीराती काम के हवाले से सियासी बहरान के बाद निगरान वज़ीर आला की तैनाती के बाद परवेज़ इलाही के दौर में जिन मंसूबों का इफ्तिताह हुआ उन्हें तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ही तैयार नहीं हैं। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं वो इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं हुकूमत करने के लिए। बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता। सिर्फ उसने एक ऑफिस के बाद एक पार्टी कर ली और उन्होंने कहा कि जी कानून आपने तोड़ दिया है, कि आपने ये कर दिया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में आपने लोगों को कहा हुआ था कि ना करें, तो आपने ऑफिस के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं। उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके पास वो अब जो इखलाकियात नहीं है, जो मेयार नहीं है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जमहूरियत डंडे से नहीं चलती, करके बंदूकें रख के नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकियात के ऊपर। अब मैं ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो मोहसिन नकवी को बनाएंगे, मैं पहले ज़रा आपको समझा दूं कि ये हुआ क्यों था कि एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता क्यों था या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता था। ये इसलिए बनता था कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये फैसला किया, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि देखें जो भी हुकूमत बैठ के जब इलेक्शन करवाती है, हमारे में वो इखलाकी म्यार ही नहीं है। जिस तरह बरतानिया के अंदर वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं आता, लेकिन वहाँ की इखलाकियात के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है हुकूमत। वो बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगी, वो किसी किस्म की धांधली नहीं करेगी, तो इसलिए वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती केयर टेकर की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है
کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے. تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسی ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی. یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی. تو ہمیں نام دیے. میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے. ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں. تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا. ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا. احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا. اور پھر ہم نے ایک اور چنا جو میں تو ان کو جانتا نہیں، لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید چیمہ، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. ان سب کو مسترد کر دیا. جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی. اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا. ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت رسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتہ ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا، اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی، کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے.
اور 3 گاڑیاں چوری کیا آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں. ہمارا دسکا میں الیکشن ہوا 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے. اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ اسٹیشنز کا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا، جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ اس نے جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے. آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا. اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر. اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، اور جیل میں گیا اور بچایا گیا. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ NRO2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے. وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتہ ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کانٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کانٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کانٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ، تو خاص طور پہ کراچی میں MQM بنائی گئی. اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا
آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی، انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے، اور پھر وہی ایم کیو ایم کے اوپر جب کانٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کانٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے. اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کانٹا لگانا. کانٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا، پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دیانتدار لوگوں کے نام دیے تھے. ناصر کھوسا نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے ہیں. جے یو آئی نے ہمیں اعظم خان کا نام دیا تھا، جے یو آئی نے اعظم خان کا نام درست دیا، ہم نے تسلیم کر لیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں محسن نقوی کو الیکشن کمیشن نے منتخب کیا. الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دیانتدار لوگوں کے نام دیے تھے. ناصر کھوسا نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کا نام قبول نہیں کیا. جے یو آئی نے ہمیں اعظم خان کا نام دیا تھا، جے یو آئی نے اعظم خان کا نام درست دیا، ہم نے تسلیم کر لیا. پنجاب میں محسن نقوی کو الیکشن کمیشن نے منتخب کیا. الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا جس نے رجیم چینج سازش کی بھرپور کوشش کی. موجودہ بددیانت الیکشن کمیشن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا. آپ دیکھتے رہیے لاہور نیوز.